हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की कहानी है एक ऐसे गांव के बारे में जहां की औरतें अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। अगर गलती से भी किसी औरत का चेहरा दिख जाए तो उसे खुद को मार देना होता है, और अगर वो ऐसा ना करे तो गाँव में कोई भी बच्चा जिंदा पैदा नहीं होगा। त्योहार का दिन है, पूरा गांव ज्वाला अम्मा की पूजा की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच हमारी हीरोइन सुबू दुकान से सामान खरीद रही होती है। वहां हर औरत ने चेहरे पर कपड़ा लपेट रखा है, जिसे वो पर्दा कहती हैं। सुबू का बाप भी खुद पर्दा बेचने का काम करता है और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको अपनी दुकान पर बुलाता है। लेकिन सुबू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तेज चिल्लाने से उनकी आवाज़ खराब हो रही है। तभी उसका होने वाला पति राजेश उसके पास आता है और प्यार से उसके हाथ में चूड़ियां पहनाता है, लेकिन सुबू उसे डांट कर भगा देती है। इस गांव के लोग ज्वाला अम्मा नाम की देवी की पूजा करते हैं। उनकी मूर्ति का चेहरा भी पर्दे से ढका रहता है। कहते हैं इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी हुई है। सालों पहले ज्वाला अम्मा एक बहादुर योद्धा थीं। वो अपने शिष्यों को लड़ना सिखाती थीं। एक दिन उनके एक शिष्य को सांप ने काट लिया। उस वक्त ज्वाला अम्मा गर्भवती थीं, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने उस बच्चे को घोड़े पर बिठाया और वैद्य के पास दौड़ पड़ी। रास्ते में 4 अजनबी उनसे मिले। उन्होंने कहा, गर्भवती होकर घोड़े पर बैठना खतरनाक है, हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। ज्वाला अम्मा को उनकी बात सही लगी और वो मान गई, लेकिन उन लोगों का इरादा कुछ और ही था। वो उन्हें एक सुनसान जगह ले गए और उनके साथ जबरदस्ती करने लगे। ज्वाला अम्मा ने पूरी ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार वो दरिंदे लोग अम्मा पर भारी पड़ गए। उन्होंने ज्वाला अम्मा को जिंदा आग लगा दी। आग में जलती हुई भी ज्वाला अम्मा पीछे नहीं हटी। उन्होंने जैसे तैसे इन चारों को खत्म कर दिया और फिर वहीं पास के कुएं में कूद गईं। गर्भवती ज्वाला अम्मा की मौत इस गांव के लिए एक श्राप बन गया। इसके बाद गांव में पैदा हुए सारे बच्चे बेजान ही जन्म लेने लगे। जब पूरा गांव तबाह होने लगा तो लोगों ने ज्वाला अम्मा की पूजा शुरू कर दी। कहते हैं एक दिन अचानक एक बड़ा सा कपड़ा हवा में उड़कर आया और ज्वाला अम्मा की मूर्ति के चेहरे पर गिर गया। गांव वालों ने उसे देवी का संकेत माना। उन्होंने कसम खाई कि अब से इस गांव की कोई भी औरत अपना चेहरा बाहर नहीं दिखाएगी। तभी से वहां एक अखंड ज्योति जलती रहती है, इस कसम के सबूत के तौर पर। और हैरानी की बात यह थी कि इसके बाद बच्चे मरना बंद हो गए, लेकिन इस नियम की कीमत बहुत भारी थी। अगर किसी औरत का चेहरा गलती से भी किसी ने देख लिया तो उसे उसी कुएं में कूदकर अपनी जान देनी होती थी, जिसमें ज्वाला अम्मा कूदी थी। अब फिर से हम सुबू और उसकी दोस्त को खेत में देखते हैं। सुबू अपने पिता के लिए वॉइस रिकॉर्ड करती है ताकि उनको गला फाड़कर चिल्लाना ना पड़े। जब वो वापस घर की तरफ जाने लगे तो तेज हवा से सुबू का पर्दा हट गया, जिससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई कि कहीं किसी ने उसका चेहरा तो नहीं देख लिया। वो जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि वहां पर कोई भी नहीं था और उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। घर आकर वो अपने पिताजी से कहती है कि उसे एक नया पर्दा चाहिए जिसमें खास डिजाइन हो, और साथ ही उन्हें याद दिलाती है कि सगाई में उनकी दोस्त रत्नम को जरूर बुलाना है। अगली सीन में हम सुबू की दोस्त रत्नम को देखते हैं, जिसकी शादी हो चुकी होती है। वो बाहर गांव में रहती है, लेकिन वो पूरा वक्त सिर्फ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन सुबू की शादी के लिए वो अपने पति को मनाती है और उसकी बहुत मिन्नत करने के बाद उसका पति उसे इजाज़त दे देता है। इसी बीच गांव में एक और लड़की दिखाई जाती है, जिसका नाम है गौरी। वो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है। इस गांव में जब लड़कियां जवान हो जाती हैं तो उन्हें पर्दा पहनना शुरू करना पड़ता है। इससे पहले वो अपना चेहरा दिखा सकती हैं, लेकिन इसके बाद बिल्कुल नहीं। गौरी अपनी माँ से पूछती है क्या वो शटल खेलने जा सकती है। माँ गुस्से में कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है और किसी को भी उसका चेहरा नहीं देखना चाहिए। गौरी कहती है मेरा पर्दा फंक्शन तो कल है, तो मैं आज तो खेल ही सकती हूँ। इसी समय वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत भी मौजूद थी। वो डरते हुए कहती है कि अगर किसी ने गौरी का चेहरा देख लिया तो कहीं ज्वाला अम्मा का शराब वापस ना आ जाए और उसका बच्चा बेजान न हो जाए। ये सुनकर गौरी मान जाती है और घर में ही रहने का वादा करती है। उधर सुबू और राजेश पुराने ट्रेन के डिब्बे में मिलते हैं। दोनों ऐसे बैठते हैं कि एक दूसरे का चेहरा न देख पाएं। जब सुबू बड़ी हुई थी तब राजेश को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि अब वो उसका चेहरा नहीं देख पाएगा। तब सुबू ने उसे समझाया था कि अगर तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते तो मुझे भी तुम्हारा चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं। जब हमारी शादी होगी तभी हम एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। अब उनकी सगाई में बस 3 दिन बचे थे और दोनों बहुत खुश थे। सुबू कहती है कि वो शादी के बाद शहर जाकर घर खरीदेंगे। वो टीचर बनेगी और राजेश बैंक में नौकरी करेगा। लेकिन राजेश कहता है कि उसे नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उसे घर पर ही रानी की तरह रखेगा। सुबू भी उसकी बात मान जाती है। अगले सीन में हम गौरी का पर्दा फंक्शन देखते हैं। इसमें गांव की सारी औरतें मौजूद होती हैं, जिसके बाद सुबू की शादी होती है। रत्नम भी वहां पहुंचती है, जो कि वो गांव के बाहर की थी, इसलिए पर्दा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी बीच अचानक किसी के हाथ से एक मैगजीन गिर जाती है। इसके कवर पर सुबू की तस्वीर छपी होती है। एक बच्चा उसे उठाकर टोकरी में रख देता है, जो सगाई के सामान की टोकरी थी। वो टोकरी बिना देखे राजेश के परिवार को दे दी जाती है।
जब सबने मैगजीन देखी तो चौंक उठे। अरे ये तो सुबु है, हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। हंगामा मच गया। लोग उससे पूछने लगे कि उसने फोटो क्यों खिंचवाई। सुबु ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया, ये फोटो तब खिंची गई थी जब हवा से उसका पर्दा उड़ गया था। लेकिन गांव वालों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उसे खुद को खत्म करना होगा, क्योंकि गांव की औरत श्रावंती प्रेग्नेंट थी और रिवाज के मुताबिक अगर चेहरा दिखाने वाली औरत अपनी जान नहीं देगी तो बच्चा बेजान पैदा होगा। रत्नम ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजेश ने भी बहुत कहा, पर कोई नहीं माना। श्रावंती और उसका पति डर से टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था कि उनका बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। लोग कहते हैं सालों पहले भी ऐसा ही हुआ था। जब सुबु की मां प्रेग्नेंट थी तब भी एक औरत का चेहरा सबने देख लिया था। तब उस औरत को भी अपने प्राण देने पड़े थे और उसके बाद ही सुबु का जन्म हुआ था। अब किस्मत देखिए, जिस औरत ने अपना बलिदान दिया, आज उसी औरत का बेटा बाप बनने वाला था। गांव वाले कहते हैं सुबु का चेहरा सबके सामने आ चुका है, अब इसे बलिदान देने की बारी उनकी है। क्योंकि अगर श्रावंती के होने वाले बेटे को कुछ हुआ तो वो सुबु को कभी माफ नहीं करेंगे। सबका कहना था कि सुबु को जान देनी ही होगी। रत्नम ने उसे भागने के लिए कहा, लेकिन सुबु ने साफ कहा, मेरी वजह से किसी बच्चे की जान पर असर नहीं पड़ेगा। और वो कुएं में कूदने के लिए तैयार हो जाती है। मरने से पहले वो आखिरी बार राजेश से मिलती है। कहती है, मैं से भी मैं मरने वाली हूँ, क्या मैं एक बार तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? राजेश फिर भी उसका चेहरा नहीं देखता, बस उसे गले लगाता है और अलविदा कहकर चला जाता है। अगले दिन गांव के रिवाज के मुताबिक पूजा पाठ के बाद सबके सामने सुबु को कुएं में कूदना था। राजेश और रत्नम ने सुबु को रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने रत्नम के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर थमाया और सुबु को कुएं में उतरने को कहा। इससे पहले सुबु को देवी से माफी मांगनी थी। सुबु ने वहां सच बोलते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है, मैंने किसी को फोटो नहीं दी। अगर देवी को लगे कि मैं बेगुनाह हूं तो वो मेरी जान बचा लेगी, और अगर उन्हें लगे कि मैंने गलती की है तो वो मुझे मार देगी। ये कहकर वो कुएं में उतर गई। सुबु के पानी में उतरने के बाद तेज हवा चली और देवी की अखंड ज्योति बुझ गई, जिसे देखकर कुछ औरतें दौड़कर आईं और कहने लगी, इसे जल्दी बाहर निकालो वरना अनर्थ हो जाएगा। ये देखकर गांव वालों को समझ आ गया कि ये गलत हो रहा है। सुब्बू बेगुनाह है और देवी नाराज नहीं है। बिना देर किए राजेश कुएं में कूद पड़ा और सुब्बू को पानी में ढूंढने लगा। काफी मेहनत के बाद सुब्बू को बाहर निकाल लिया। फिर भी गांव वालों का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रत्नम ने कहा, अगर आप लोग एक बेगुनाह लड़की को फिर से मरने पर मजबूर करेंगे तो ज्वाला अम्मा फिर से गुस्सा हो सकती हैं। हमें सुब्बू को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका देना चाहिए। राजेश ने बताया कि जिस फोटोग्राफर ने ये फोटो खींची थी वो नॉर्थ इंडिया के धर्मशाला में है। अगर उसे जल्दी ढूंढ लिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। फोटोग्राफर का नंबर तो मिल गया था, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। आखिरकार गांव वालों ने कहा कि सुब्बू को खुद फोटोग्राफर को ढूंढना होगा। वो यहाँ आकर सभी को बताएगा कि फोटो उसकी मर्जी के बिना खींची गई थी या उसने खुद अपनी मर्जी से खिंचवाई थी। लेकिन बेचारी सुब्बू कभी भी गांव के बाहर अकेली नहीं गई थी और ये काम अकेली नहीं कर सकती थी। गांव वालों ने यह भी कहा कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। तब रत्नम ने आगे आकर कहा कि वो सुब्बू के साथ जाएगी। गांव वालों ने तो सुब्बू को धमकी दे डाली कि अगर वो भागी तो सुब्बू के पिताजी को छोड़ेंगे नहीं। सुब्बू ने तय किया कि वो हर हाल में फोटोग्राफर को ढूंढ कर लाएगी। वो धर्मशाला जाने के लिए निकल पड़ी। धर्मशाला पहुंचते ही रत्नम की दोस्त की बेटी आमी उनकी मदद करने वाली थी। आमी की मां ने उसे फ़ोन करके गांव वालों की कहानी बताई और मदद करने के लिए कहा। वो मान जाती है और दोनों को धर्मशाला ले जाती है। स्टेशन पर आमी दोनों को पिक करती है। ठंड के कारण उन्होंने गर्म कपड़े खरीदे। भीड़ में सुब्बू भटक जाती है। सुब्बू ने देखा वही मैगजीन वाली फ़ोटो बहुत बड़ी होर्डिंग पर लगी है। वहाँ खड़े लोग उसी को देखे जा रहे थे। डर के मारे सुब्बू वहाँ से भागकर किसी घर में चली जाती है। टेंशन के मारे वो चीखती है और रोने लगती है। रत्नम उसे ढूंढते हुए इधर उधर देखती है। बहुत खोजने के बाद आमी और रत्नम उसे ढूंढ लेती हैं। सुब्बू रोते हुए कहती है कि उसकी तस्वीर सबने देख ली। आमी उसे समझाती है कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं, किसी औरत का चेहरा देखने से बच्चे बेजान पैदा नहीं होते। सुब्बू बताती है कि उनके गांव में अगर कोई औरत अपना चेहरा दिखा देती है तो उसे खुद के प्राण देने पड़ते हैं ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। आमी कहती है अगर कोई औरत खुद को खत्म नहीं करती तो शायद ये अंधविश्वास टूट जाता। ये सुनकर सुब्बू थोड़ी चिंतित होती है। आमी खुले विचारों वाली थी, शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी अपने दम पर जीना चाहती थी। लेकिन सुब्बू मासूमियत से कहती है, भगवान ने औरतों को बच्चे को जन्म देने की ताकत दी है, इसलिए शादी और बच्चे भी ज़रूरी हैं। सुब्बू की बात सुनकर आमी हंस पड़ती है। धर्मशाला जाते ही उन्होंने एक कमरा लिया।
रात में जब सुब्बू सो रही थी, आमी उसके पास आई और अपनी दुख भरी कहानी बताई। कैसे गांव वालों ने कहा था कि गर्भवती श्रावंती 1 महीने बाद बच्चा डिलीवर करेगी। इससे पहले सुब्बू को फोटोग्राफर को ढूंढना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, वरना उसे भी खुद को खत्म करना पड़ेगा ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। सुब्बू की हालत देखकर और उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। रात में रास्ते में लैंडस्लाइड होने की वजह से उनकी गाड़ी रुक जाती है। आमी बाहर जाकर रास्ता देखती है। इस बीच सुब्बू फोटोग्राफर को कॉल करती है। कॉल लग तो जाती है, लेकिन सुब्बू इंग्लिश नहीं जानती थी, इसलिए वो आमी को बुला लेती है, लेकिन तब तक कॉल कट जाती है। गांव में राजेश के पिता कहते हैं कि भले ही सुब्बू बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन उससे शादी मत करना, क्योंकि उसका चेहरा अब सबने देख लिया। धीरे धीरे राजेश भी अपने इरादे पर डगमगाने लगता है। बाहर की दुनिया देखकर सुब्बू को एहसास होता है कि जहां गांव की औरतें रिवाजों में फंसी हैं, वहीं बाकी लोग अपने सपनों के लिए जी रहे हैं। राजेश दुकानों पर देखता है कि लोग सुब्बू की तस्वीर वाली मैगजीन खरीद रहे हैं और उसकी तस्वीर छू रहे हैं। ये सब देखकर वो घृणा महसूस करता है और सोचता है कि शायद अब सुब्बू से रिश्ता तोड़ना ही सही होगा। अगले दिन सुब्बू राजेश को कॉल करती है। उस समय राजेश अपनी शादी के फंक्शन में बैठा होता है। उसका पिता कॉल उठाकर सारी बातें सुब्बू को सुनाता है। इसी बीच कुछ शराबी लोग सुब्बू को पकड़ लेते हैं। आमी और रत्नम उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहां पहुंचती है। शराबी उसे गाड़ी में बैठाकर छेड़ने की कोशिश करते हैं। आमी और रत्नम के आने पर वो डर कर सुब्बू को गाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। सुब्बू को चोट लगती है और वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट जाती है। रोते हुए वो कमरे में आती है और चिल्लाती है, माँ की बातें झूठी थीं। माँ ने तो कहा था कि ये पर्दा हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन ये मुझे कभी बचा नहीं सकता। आमी उसे समझाती है, तुम्हारे गांव के सारे रिवाज सिर्फ अंधविश्वास है। किसी औरत का चेहरा देखने से बच्चों के जिंदा पैदा होने पर असर नहीं पड़ता। अगर कोई औरत खुद को खत्म नहीं करती तो सब सही रहेगा। तुम्हें इस अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए। अपनी जिंदगी को किसी दबाव में दबकर मत जियो। सुब्बू मासूमियत से पूछती है, तो इसे श्रावंती का बच्चा तो नहीं मरेगा ना? आमी जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, वो कभी नहीं मरेगा। तुम्हारा पर्दा उतारने से उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, और वैसे भी ज्वाला अम्मा कभी नहीं चाहेगी कि कोई औरत अपना चेहरा ढके या किसी बच्चे की जान जाए। ये सुनकर सुब्बू में हिम्मत आ जाती है। वो सारे अंधविश्वास पीछे छोड़ देती है और अपनी जिंदगी खुलकर जीना शुरू कर देती है। पहली बार वो अपना पर्दा हटाती है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसका चेहरा देख रहे थे। जब उसने देखा कि उसकी फोटो वाले पोस्टर लगे थे, जिसे देखकर लोग मुस्कुरा रहे थे, किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, उसे समझ आ गया कि उस फोटो का होना गलत नहीं था और इससे उसे कोई परेशानी भी नहीं हुई। तभी आमी आकर बताती है कि उन्होंने फोटोग्राफर को ढूंढ लिया है और अब वो सुबह से मिल सकते हैं। लैंडस्लाइड की समस्या भी खत्म हो गई थी, इसलिए अब वो आगे बढ़ सकते थे। लेकिन सुब्बू कहती है कि वो कुछ दिन और यहीं रहना चाहती है। उसे अपनी ये आज़ादी बहुत पसंद आई थी। आमी मान जाती है और तीनों मिलकर वहाँ कई स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ करते हैं। पहली बार सुब्बू अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी। सुब्बू देखती है कि वहां आए हुए माउंटेन क्लाइंबर्स अपनी बकेट लिस्ट डायरी में दिल की वो ख्वाहिशें लिखते हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। सुब्बू भी अपनी बकेट लिस्ट बनाती है और उसमें लिखती है कि वो बिना पर्दा पहने अपने गांव में सबके सामने घूमना चाहती है। इसी बीच फोटोग्राफर का वीडियो मैसेज आता है। वो वीडियो मैसेज में कहता है कि वो साउथ इंडिया के एक खास चिड़िया का फोटो लेने गया था और तभी सुब्बू उसके कैमरे के सामने आ गई। वो तब किसी इंसान की तस्वीर नहीं लेना चाहता था, लेकिन उस पल सुब्बू में कुछ खास लगा था, इसलिए उसने फोटो खींची। वो माफ़ी मांगता है कि बिना पूछे उसने फोटो छाप दी और अब वो सब ठीक करने के लिए तैयार है। सुब्बू कहती है कि अब उनके यहाँ रहने की कोई वजह नहीं रही, अब वापस जाना चाहिए। सुब्बू और रत्नम गांव पहुंचते हैं। आज उसकी अग्नि परीक्षा थी। सुब्बू बिना पर्दा के ही बाहर निकलती है। लोग हैरान रह जाते हैं। गांव के सभी मर्द, बच्चे और गांव की औरतें बस सुब्बू को ही देखे जा रही थी। तभी एक बच्चा सुब्बू को देख लेता है। वो जाकर सुब्बू के पिता और गांव के सभी लोगों को खबर कर देता है। लोगों के मन में बस यही चल रहा था कि ये लड़की पूरे गांव का सर्वनाश कर देगी और अब कभी इस गांव में जिंदा बच्चा पैदा नहीं होगा। दूसरी तरफ उसी समय श्रावंती को तेज दर्द आता है। उसकी डिलीवरी में गांव की औरतें मदद कर रही होती हैं। श्रावंती बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना कर रही थी। बहुत सारा दर्द झेलती हूँ अचानक वो बेहोश हो जाती है। श्रावंती का पति तो फूट फूट कर रोने लगता है। उसके बाद वो पास में चूल्हे से एक ईंट निकालता है और चला जाता है सुब्बू से बदला लेने। लोग सुब्बू को खूब गालियां देने लगते हैं और भला बुरा कहने लगते हैं। पति भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। सुब्बू के पिता उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और उसका सर पर्दे से ढक देते हैं। लेकिन अब सुब्बू पहले जैसी नहीं रही। वो उस पर्दे को निकाल फेंकती है। अब जैसे ही श्रावंती का पति उसे ईंट से मारने वाला था, तभी खबर आती है कि श्रावंती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सब चौंक जाते हैं। गाँव वालों को समझ आता है कि उनका श्राप सिर्फ अंधविश्वास था। वो देवी की प्रार्थना करते हैं और सुब्बू को सम्मान देते हैं। आखिर में सुब्बू मशाल लेकर देवी की
की मूर्ति पर पड़े पर्दे को जला देती है। ये देखकर गांव की सारी औरतें अपने चेहरे से पर्दा हटा देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुब्बू ने फोटोग्राफर से कहा था कि जब गांव की औरतें पर्दा छोड़ेगी तब वो फोटो छापे, और ऐसा ही होता है। फोटोग्राफर उसकी नई फोटो छापता है और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, पर्दा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये हर उस औरत की आवाज़ थी जिसने अपनी ज़िंदगी किसी और के फैसलों में कैद कर दी। इस कहानी में हमने ये सीखा कि हर तरह के अंधविश्वास सिर्फ औरत के लिए ही होते हैं। हमें किसी भी औरत को किसी अंधविश्वास के बिना पर कैद में नहीं रखना चाहिए। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।